देखिए, हमारे जो सरकार है, सरकार की शक्तियों को कई भागों में बांटा गया है, जिनको बांटा गया सूचियों में। हमारे यहाँ पर 3 सूचियाँ होती हैं, होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। अब जो कुछ मुद्दे बच भी जाते हैं उनको शामिल कर देते हैं हम अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत। मतलब इसका क्या है कि बांट दिए गए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि रेलवे किसके अंडर में है, उन्होंने कहा विदेश संबंध किसके अंडर में है, उनके संचार व्यवस्था किसके उसमें, मुद्रा किसके उसमें अंडर में आएगी, इन पर कानून कौन बनाएगा, तो इस पर कानून बनाएगी केंद्र सरकार। जो भी संघ सूची में जितने भी आपके शामिल हैं उस पर सरकार कानून बनाएगी। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। और जो समवर्ती सूची में शामिल है उन पर मतलब कौन सी बनाएगी? केंद्र और राज्य सरकार दोनों बनाएगी। और जो राज्य सूची में शामिल है उसमें राज्य सरकार बनाएगी। तो केंद्र सरकार की सूची में केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, राज्य वाले में राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती में दोनों बना सकते हैं। अब इसमें देखिए समवर्ती सूची में झगड़ा होना तय है कि केंद्रीय बनाएगी राज्य बनाएगी। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि कभी भी इस प्रकार की स्थिति आ जाए कि केंद्र सरकार ने भी बना, जैसे देखिए समवर्ती में क्या क्या आते हैं, जैसे वन वाले जितने मुद्दे वो भी आ जाते हैं, और भी आपके विवाह तलाक वाले मुद्दे भी आ जाते हैं आपके हैं, और भी शिक्षा जैसे मुद्दे भी आ जाते हैं आपके इसमें। तो ये क्या आ जाते हैं आपके समवर्ती सूची में। तो अगर इसमें कभी टकराहट होगी कि केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया, राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया, तो इस समय किसकी मान होगा? केंद्र सरकार का कानून माना जाता है। हमारे यहाँ देखिए, अगर देखा जाए जरूर शक्तियाँ के राज्यों को बांटी गई है, लेकिन उनका झुकाव केंद्र की हो रही है। आप किसी भी दृष्टि में देख लीजिए, सरकार को, राज्य सरकार को शक्तियाँ देगी, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। वो राष्ट्रपति का एजेंट ही है, जो राष्ट्रपति बोलेगा वो करेगा वो। तो एक प्रकार का वो है कि नहीं है? हर चीज में देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये क्या कहलाती हैं? आपकी सूचियाँ। तो मतलब ये कानून बनाने से। अब ऐसे कुछ मामले जो हो जाते हैं जो नए हैं या जो इन तीनों में शामिल नहीं है, वो होती है अवशिष्ट शक्तियाँ। उस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा को होता है, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं संघीय शासन की व्यवस्थाएं क्या है, अर्थात उनके लाभ क्या हैं, विशेषताएं कहाँ हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होती है, सरकारें 2 या 2 से अधिक स्तरों की होती है। जैसे हमारे यहाँ बात कर लिए 2 से अधिक स्तरों की है, राज्य सरकार भी है और कौन से केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो मतलब इसमें क्योंकि शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है, एक जगह से इतना शासन प्रशासन नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है। अगर देखिए दूसरा कर दें, इनका कार्य का भी विभाजन कर दिया जाता है। कि कार्य का तो विभाजन रहता है कि जैसे केंद्र सरकार की अलग नियम कानून योजना होती है, राज्य सरकार के अलग नियम कानून होते हैं। केंद्र सरकार की योजना पूरे देश में लागू होती है, राज्य सरकार की योजना किसी राज्य विशेष में लागू होती है। और भी ऐसी योजना है जिसमें केंद्र सरकार कुछ विशेष पिछड़े राज्यों के, जैसे हमारे पूर्वी राज्य हैं, जैसे हमारे जितने भी हैं आपके मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये कैसे पिछड़े राज्य हैं। तो इनके लिए सरकार का जैसे योजना में 90 और 10 का 90% सरकार केंद्र सरकार पैसा लगाएगी, 10% राज्य सरकार। हमारे यहाँ होता है 60-40 का अनुपात, 60% केंद्र सरकार लगाएगी, 40% राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं में, ठीक है। अब देखिए एक चीज और है कि देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ राज्यों को भी शक्तियाँ इस तरह की दी गई। जब देखिए संविधान में कोई भी संशोधन होता है, विशेष संशोधन होता है, तो वहाँ पर सभी आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी ली जाती है। जैसे कोई भी जैसे संशोधन होना, कोई नया कानून बनना है तो संसद में वो पारित होगा, इसके साथ ही आधे से अधिक राज्यों में भी वो कानून पारित होना चाहिए, उनकी सहमति होना चाहिए, तब जाकर के कोई कानून नया लागू हो पाता है। कानून का मतलब कोई भी चीज़ लागू कर दी। जैसे उन्होंने कहा कि जीएसटी अभी लागू हुआ था, तो ये क्या मतलब केंद्र सरकार ने लागू किया, समझ रहे हो ना। तो केंद्र सरकार ने लागू किया तो उसका प्रभाव तो पूरे भारत पर पड़ना है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से मतलब कोई भी मुद्दे हैं तो उस इनकी सहमति, इनको भी सहमति इनकी ली जाती है। अब देखिए ऐसे हमारे देश में कुछ हैं ऐसे राज्य जिनको कुछ विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। विशेष राज्य का दर्जा इसलिए क्योंकि ये अपने दम पर कोई विकास करने में आज भी सक्षम नहीं है, तो उनको किस उसमें रखा गया? विशेष राज्य में के दर्जा में रखा है। तो उसमें केंद्र सरकार उनको और ज़्यादा सुरक्षा मुहैया और योजना उपलब्ध कराती है, पैसा का फंड ज़्यादा करती है, कुल मिला के ज़्यादा देख रेख करती है। अब आप ही देख लीजिए, जैसे जो आदमी अपने उस पर निर्भर ना हो तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसी तरह से कुछ राज्य ऐसे हैं जो मतलब इस स्थिति में नहीं कि वो अपने यहाँ के फंड से मतलब सरकार चला सके। तो वो ऐसे राज्यों को किस में रखा जाता है? विशेष स्थिति में। जैसे आपके पूर्वी राज्य हैं पूरे, उनको रखा जाता है, इसको भी रखा है, गुजरात को भी रखा है, महाराष्ट्र को भी रखा। तो ऐसे भी केंद्र शासित प्रदेशों कुछ को और पूर्वी राज्यों को किस में रखा गया है? आपके इसे विशेष दर्जा वाले राज्य। अब देखिए सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत सी है।
सत्ता का विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब सत्ता को एक जगह एकत्रित करना, समझ रहे, शक्ति एक जगह लेना। वो विकेंद्रीकरण मतलब शक्ति को सब जगह बांट देना, समझ रहे ना। जैसे हमारे यहाँ देखिए सत्ता का विकेंद्रीकरण 1992 में अच्छे से हुआ। कारण क्या है, पंचायतें विकसित कर दी उनको संवैधानिक रूप से। अब देखिए आप नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम पंचायतें होती हैं, तो इनको शक्ति बांट दिया, तो ये क्या कहलाता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। जब मतलब सत्ता की शक्तियां मतलब बांट दी जाती हैं तो वो कहलाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब क्या, जो सत्ता की पूरी शक्ति एक जगह केंद्रित हो जाती है वो होता है केंद्रीकरण। तो पहले पंचायतें नहीं हुआ करती थी तो पहले 1953 से ही हो गई थी, लेकिन वो संवैधानिक रूप से लागू नहीं थी, वो सब जगह लागू नहीं थी। अब पूरे देश में मतलब क्या है, पंचायतें हैं, नगर पालिका हैं, जनपद पंचायतें सब हैं, तो ये क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है। ये 1900 कब से 92 से लागू हुआ, 73 और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें देखिए क्या व्यवस्था की गई कि पंचायतें, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब स्तर पर क्या की, इनको शक्तियों को बांटा गया। दूसरा, इसमें जो भी पिछड़ा वर्ग है और भी जो SC OBC, इनको क्या आरक्षण की व्यवस्था की गई। या पता चला कि गांव में उन किसी विशेष जाति का वर्चस्व है, तो वो तो व्यक्ति सरपंच नहीं बन सकता ना दूसरी जाति का, तो आप देखते हैं कि सीटें उसी हिसाब से आती है, वही व्यक्ति क्या चुनाव पर फॉर्म भर सकता है। तीसरा, महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है 1/3, मतलब क्या 33% लगभग केवल महिला ही सरपंच बनेगी इसमें, सरपंच, और भी इसमें 33% महिलाएं बनेगी इसमें, तो ये महिलाओं को आरक्षण होता है। चौथी बात देखिए क्या होता है, इसके लिए चुनाव आयोग की बना दिया गया स्वतंत्र रूप से। जैसे हमारे राज्यों में कोई चुनाव हो या केंद्र सरकार का चुनाव हो, तो उसके लिए देखिए केंद्रीय चुनाव आयोग होता है, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इसके लिए हमारे हर राज्य में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई, जिसका उत्तरदायित्व होगा हर 5 साल में एक चुनाव कराना है इसका। अब देखिए एक बात है राष्ट्रभाषा। देखिए भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं, जिनमें से 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया, मतलब 22 भाषा हमारे संविधान में अनुसूचित हैं। तो जिसमें देखिए आपकी सभी भाषाएं, अंग्रेजी बस नहीं है, बाकी संस्कृत वगैरह सब भाषाएं अंग्रेजी, लेकिन अनुसूचित भाषा नहीं है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए पहले शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ तो मतलब ये प्रयास किया गया कि आपकी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, लेकिन क्या है ना, नीचे के जो दक्षिणी राज्य थे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोलने वाली भाषा, इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि ये लोग जानते नहीं वहाँ पर, तो इन्होंने विरोध किया। तो इस तरह से हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी नहीं लागू, उसको राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो सरकार ने क्या किया कि अब वो कह रहे थे कि मतलब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाइए, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे। तो सरकार ने इसके लिए एक उपाय सोचा कि हिंदी को भी मतलब और साथ में अंग्रेजी को संवैधानिक कार्यों के लिए, सरकार की योजनाओं के लिए लागू कर दिया। ये व्यवस्था 1965 तक रखी जानी थी, उसके बाद समाप्त कर दी जानी थी, लेकिन लगातार निरंतर विरोध के कारण इसको अभी तक भी नहीं हटाया जा रहा। और हर जगह आप देखते हैं सरकार के कोई भी नियम कानून हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में प्रकाशित होते हैं। और किसी भी राज्य सरकार में 2 भाषाएं होती हैं, ताकि वहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं, जो भाषाएं बोली जाती है वो उसको शामिल कर ले, तो हिंदी को और भी भाषा को, समझ रहे ना। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। अभी देखिए 2011 में जनगणना हुई थी, तो मतलब करीब लोगों ने 1300 भाषाओं को अपनी मातृभाषा बताया है। 1300 भाषाओं को लोगों ने मातृभाषा बताया है, जो मतलब अलग अलग प्रकार की भाषा है। मातृभाषा तो आप समझते हैं, जो भाषा आप अपने बचपन में बोलते हैं, जो माता पिता बोलते हैं, माता पिता के मुँह से आप सीखते, वो क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी।